प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे आरोह पुस्तिका में संकलित पाठ 11 भक्तिन की, जिसकी लेखिका है छायावाद की प्रमुख स्तंभ महादेवी वर्मा। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा के साहित्यिक परिचय के विषय में। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में हुआ था। उनके काव्य की बात करें तो दीपशिखा, निहार, यामा, नीरजा, सांध्य गीत, अग्निरेखा, दीप गीत और अन्य कई काव्य रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। और अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं उनके प्रसिद्ध रेखा चित्र हैं। मेरा परिवार, पथ के साथी उनके बहुत ही प्रसिद्ध संस्मरण लिखे गए हैं। निबंध की बात करें तो श्रृंखला की कड़ियाँ, हिमालय, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध कुछ प्रमुख निबंध हैं। यामा काव्य संग्रह के लिए 1983 में महादेवी वर्मा जी को हिंदी का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार और भारत का बहुत प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ। इनका निधन सन 1987 में इलाहाबाद में हुआ। महादेवी वर्मा ने अपनी लेखनी से यदि साहित्य की सेवा की, तो वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत रूप से वह हमेशा समाज सेवा से जुड़ी रहीं। गांधी जी के द्वारा दिखाई गई राह पर उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। फिर शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य करती रहीं। महादेवी वर्मा बहुमुखी प्रतिभा की रचनाकार हैं। महादेवी वर्मा ने चाहे कविता हो या निबंध, संस्मरण हो या रेखाचित्र, सभी में अपनी एक अनूठी छाप छोड़ी है। उनकी रचनाओं में स्त्री विमर्श सहज और स्वाभाविक रूप से आता है, वह कहीं से थोपा हुआ प्रतीत नहीं होता। बच्चों, जब आप उनके संस्मरण पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि ऐसे चरित्रों और पात्रों पर उन्होंने लिखा है जिन्हें शायद हम बहुत साधारण समझते हैं। हमारी दृष्टि कभी उस ओर जाती ही नहीं कि ऐसे व्यक्तियों पर भी संस्मरण या रेखाचित्र लिखे जा सकते हैं। लेकिन महादेवी जी की करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में भी असाधारण तत्वों को खोज निकालती है और उन्हें अपनी लेखनी से सबके सामने प्रस्तुत करती हैं और इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को अपनी गद्य की रचनाओं में नायक बनाती हैं। इन्हीं के प्रयासों के कारण आज हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर पड़ा कि संस्मरण और रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आमजन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। अब बात करते हैं पाठ भक्तिन की। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र में संकलित है। भक्तिन महादेवी जी की सेविका थी और इस पाठ के माध्यम से उन्होंने भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय दिया और फिर भक्तिन के व्यक्तित्व का बहुत ही दिलचस्प वर्णन किया। इस पाठ पर हम 3 चरणों में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। महादेवी वर्मा के घर में सेविका के रूप में आने से पहले भक्तिन के घर का जीवन, फिर उसकी शादी के बाद की जीवन यात्रा तथा उसके बाद लेखिका के उसके साथ बिताए हुए अनुभवों, समाज के विरुद्ध पुनः खड़े होने के अदम्य साहस जैसे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। भले ही भक्तिन पाठ लेखिका ने अपनी सेविका के साथ बिताए अनुभवों के लिए लिखा है, लेकिन यह स्त्री विमर्श के बहुत सारे प्रश्नों पर, संघर्षों पर सोचने के लिए विवश करता है। भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था, लेकिन इस समृद्धि सूचक नाम को वह अपने साधारण से व्यक्तित्व के साथ बेमेल पाती थी। क्योंकि वह कंठी माला धारण करती थी, इसलिए लेखिका ने उस छोटे कद और दुबले शरीर वाली सेविका का नया नामकरण कर दिया भक्तिन। और लक्ष्मी अर्थात भक्तिन इस नाम को पाकर बहुत प्रसन्न थी। भक्तिन को अपने पिता का स्नेह तो प्राप्त था, परंतु भक्तिन की सौतेली माँ का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। मात्र 5 वर्ष की आयु में भक्तिन का विवाह कर दिया जाता है और 9 वर्ष की उम्र में सौतेली माँ उसका गौना कर विदा कर देती है। आप सोचिए बच्चों, इस उम्र में ब्याह देने के क्या मायने होते होंगे। बाल विवाह बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को तो अवरुद्ध करता ही है, साथ ही बच्चों से उनके सहज और स्वाभाविक बचपन को भी छीन लेता है।
चंचलता और मासूमियत के स्थान पर जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि बाल विवाह किसी बच्चे को कौन कौन से अधिकार से वंचित कर देता है? सौतेली माँ भक्तिन से ईर्ष्या करती थी, इसलिए माँ ने उसके पिता की बीमारी का समाचार इतना लेट दिया कि तब तक पिता का देहांत भी हो चुका था। इधर सास भी नहीं चाहती थी कि घर में रोना पीटना हो, तो सास ने बस ये कहा कि तुम बहुत दिन से अपने मायके नहीं गई हो आओ। भक्तिन खुशी से झूमने लगी, मानो पैरों में किसी ने पंख लगा दिए हों। परंतु वहां पहुंची तो पिता का चिन्ह भी शेष न था और उस पर सौतेली माँ के व्यवहार में भी कोई परिवर्तन नहीं था। पिता को खो देने और ऐसे अपमान के कारण वह बिना पानी पिए ही ससुराल लौट आती है। यानी भक्तिन का बचपन, बाल विवाह, एक स्त्री सौतेली माँ से प्रेम ना मिलना, पिता को खो देने आदि ऐसे बहुत सारे कष्टों में ही बीत जाता है। अब दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। भक्तिन के ससुराल में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक था। भक्तिन ने एक के बाद एक 3 बेटियों को जन्म दिया। तब सास और जेठानियों का व्यवहार भक्तिन के साथ उपेक्षा भरा हो गया। सास के भी पुत्र थे और दोनों जेठानियों के भी पुत्र थे, इसलिए जेठानियां दिन भर बैठकर इधर उधर की बातें बनाती फिरती और उनके लड़के धूल उड़ाते फिरते, खेलते कूदते। भक्तिन पूरे दिन घर का सारा काम करती और उसकी नन्ही नन्ही लड़कियां गोबर उठाती और घर के अन्य कामों में लगी रहती। लड़कों को मलाई का दूध पीने को मिलता और भक्तिन की लड़कियां बचा हुआ मट्ठा पीती। बच्चों, इस लिंग आधारित भेदभाव को आपने अपने आसपास, अपने पड़ोस, यहाँ तक कि अपने घरों में भी महसूस किया होगा, जब लड़के को लड़की के स्थान पर अधिक महत्व दिया जाता है। पर सोचिए बच्चों, ये एक महिला के साथ कितना बड़ा अन्याय, शोषण और भेदभाव है कि एक मनुष्य के साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव किया जाए कि वह महिला है। और स्त्रियां भी इस पितृसत्ता के फ्रेम में दूसरी स्त्री के साथ भेदभाव कर पितृसत्ता को दृढ़ बनाती हैं। जैसा भक्तिन की सास जेठानियों ने पुत्रियां हो जाने पर उसके साथ व्यवहार किया। एक महिला होकर भी पुत्री के होने पर खुश नहीं होना इस पितृसत्ता का प्रतीक है। आपने कितने घरों में देखा है कि बेटी के होने पर ढोल नगाड़े, शहनाई बजती हो। भक्तिन परिश्रमी और कर्मठ महिला थी। परिवार से अलगौजा हो जाने के बाद उसके हिस्से गाय भैंस, खेत खलिहान जो भी आया, उसने अपनी लगन, मेहनत और निरंतर प्रयास से सबको और बढ़ा दिया। मात्र 29 वर्ष की अवस्था में भक्तिन विधवा हो जाती है। तब भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताज़ी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जेठानी और जेठ के लड़कों के मन में लालच आने लगता है। परंतु ये सब तो तभी मिलता जब भक्तिन दूसरी शादी करती। पर भक्तिन कहाँ इनके चकमे में आने वाली थी। उसका खुद का परिवार भक्तिन के प्रति हमेशा बड़ा अनुदार रहता है, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानती। इस सब के विरुद्ध खड़ी होती है। गुस्से से पैर पटक पटक कर बोलती है, हम कुकुरी बिलारी ना होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब, नहीं तो तुम्हार पचई के छाती पे हो रहा भूजब और राज करब। भक्तिन ने अपनी जमीन जायदाद तो दी ही नहीं, इसके अलावा गुरु से कान पकवा, कंठी बांध अपने केश कटवा लेती है और उसी घर में रहने का प्रण करती है। 2 छोटी बेटियों की भी शादी कर देती है और बड़ी बेटी के पति को घर जमाई बना लेती है। परंतु भक्तिन के जीवन में शायद अभी और संघर्ष लिखे थे। बड़ी लड़की भी विधवा हो जाती है। भक्तिन की संपत्ति पर कब्जा करने का जेठ जेठानियों को एक बार फिर अवसर मिल जाता है। जेठ का बड़ा लड़का अपने निठल्ले साले साहब को भक्तिन की विधवा बेटी यानी अपनी चचेरी बहन के लिए बुला लाता है, क्योंकि यदि उससे शादी हो जाती तो सब कुछ इनके अधिकार में रहता। परंतु भक्तिन की बेटी भी भक्तिन जितनी ही समझदार थी और इस रिश्ते से इनकार कर देती है। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वह लड़का
बेटी की कोठरी में घुसकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है और उसके साथ देने वाले लोग गांव वालों को बुलाने लगते हैं। वह लड़की इस लड़के की मरम्मत कर कुंडी खोल देती है। तब गांव के सरपंच समस्या में पड़ जाते हैं। लड़का झूठे आरोप लगाता है कि वह लड़की के निमंत्रण पर ही कमरे में गया था। लड़की उसके मुख पर छपे उंगलियों के निशान दिखाकर अपनी बात कहना चाहती थी, पर फिर भी सरपंच उन्हें पति पत्नी के रूप में रहने का आदेश सुना देते हैं। अब देखिए बच्चों, एक स्त्री के प्रति समाज की भूमिका कितनी नकारात्मक होती है और समाज महिला पर कितना नियंत्रण रखना चाहता है। उसके व्यक्तिगत फैसले भी वह सामाजिक और सामूहिक रूप से लेना चाहता है। उसकी व्यक्तिगत इच्छा का सम्मान नहीं किया जाता। बच्चों, आप भी देखिए और सोचिए कि आपके घरों में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है। माँ, बेटी, बहन की घरों में निर्णय लेने में कितनी भूमिका होती है। भक्तिन की बेटी का पति दिन भर कुछ नहीं करता था। पारिवारिक द्वेष में खेत खलिहान, गाय भैंस सब झुलस गए। लगान बढ़ता गया। एक बार लगान न देने के कारण गांव के जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। इतनी कर्मठ महिला के लिए ये बहुत बड़ा अपमान था। बच्चों, ये समाज क्यों भक्तिन को आर्थिक रूप से तोड़ना चाहता है? क्योंकि उसके पास पैसा था और ये समाज आर्थिक रूप से सशक्त महिला से भयभीत होता है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी पितृसत्ता की जड़ें उखड़ने लगती हैं। पर भक्तिन इस सब के बाद भी हार नहीं मानती। वह कमाई के विचार से अगले ही दिन शहर आ पहुंचती है। समाज महिलाओं के प्रति बड़ा अनुदार और कठोर रहता है। ये आपने भक्तिन के संदर्भ में देखा और समझा। ऐसे में एक स्त्री आंतरिक तौर पर मानसिक रूप से कितने संघर्षों से गुजरती है, पर भक्तिन हर बार अपनी अदम्य जिजीविषा का परिचय देती है और हार नहीं मानती। और फिर शुरू होती है अगले चरण की कथा, यानी महादेवी वर्मा के यहाँ भक्तिन का सेविका के रूप में प्रवेश होता है। भक्तिन ने केश मुंडवा रखे थे और कंठी माला पहन रखी थी, इसलिए लेखिका ने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? अब भक्तिन एक कर्मठ महिला रही थी। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ आश्वासन देते हुए कहा, ये कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लेत है, साग भाजी छौंक सकेत है, और बाकी का रहा। अब आगे चल के हम पाएंगे कि खान पान, रहन सहन सभी में वह महादेवी से बिल्कुल अलग थी। लेखिका आगे चल के स्वीकार भी करती है कि उसके साथ रहने से आज मैं अधिक देहाती हो गई हूँ, वह तो शहर की हुई नहीं। वह अपनी असुविधाएं छुपाने लगती हैं। आप सोचिए कि लेखिका के घर में वह सेविका हैं और फिर भी वह अपनी असुविधाएं छुपाने लगती हैं। कौन करता है किसी सहायक के लिए इतना? महादेवी वर्मा कितनी संवेदनशील स्त्री हैं, ये इसी बात से पता चलता है। बच्चों, हम में से बहुतों के घरों में सहायक काम करते हैं। हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस पर प्रकाश डालिए। या हमारे ही परिवार में से भी हो सकता है कोई सहायक के रूप में काम करने जाता हो, तो उनके साथ वहाँ कैसा बर्ताव किया जाता है, इस पर अपने सहपाठियों के साथ अपने विद्यालय में अवश्य चर्चा कीजिए। एक बार जब लेखिका ने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि वह इस उम्र में पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाना चाहती थी। तो उसने कहना प्रारंभ कर दिया, हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती है, अब हमऊ पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। और इस तरीके से वो बहाना बना देती है। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का ओहू कविता लिखे जानत है, यानी क्या वो भी कविता लिखते हैं। फिर जब उसे लगता है कि वह कविता लिखते हैं तो तुरंत ही कह देती है, तब ऊ कुछो करिए धरिए ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी है। भक्तिन यहाँ पर बहुत वाक्पटु भी नजर आती है। ये वाक्पटुता और हास्य का गुण उसमें पहले भी रहा होगा।
पर गांव में जो उसके साथ भेदभाव होता है, इस कारण वह गांव में नजर नहीं आता। और शहर में जब वह महादेवी वर्मा के संपर्क में आती है तो उसका पूरा व्यक्तित्व हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। महादेवी वर्मा जब पढ़ने लिखने चित्रकारी का काम करने बैठती तो वह जितनी हो सकती थी उनकी सहायता करती। अधूरे चित्रों को कोने में रख देती, कभी रंग की प्याली धोकर तो कभी चटाई को अपने आंचल से झाड़कर उनकी सहायता करती। फिर जब लेखिका की पुस्तक प्रकाशित होकर आती तो वह पुस्तक को बार बार छूकर आंखों के निकट लाकर उसमें अपना अंश खोजती। और यह स्वाभाविक भी था। व्यस्तता के बीच जब लेखिका भोजन के लिए बार बार कहने पर भी नहीं उठती थी तो वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय देकर भूख का कष्ट सहने ही नहीं देती थी। लेखिका की लेखनी में उनके साथ रात भर जागने के अतिरिक्त भक्तिन उनकी एकांत यात्राओं की भी साथी रही। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए भक्तिन हमेशा लेखिका के साथ छाया के समान प्रस्तुत रहती। जब एक बार युद्ध के कारण भक्तिन के बेटी, दामाद, उसके नाती उसको लेकर बुलाने आते हैं, तब भी वह लेखिका का साथ छोड़कर नहीं जाना चाहती। फिर युद्ध टल जाता है। तब भक्तिन महादेवी वर्मा से गांव चलने का अनुरोध करती है। वह विश्वास दिलाती है कि वह किस तरह नई धोती बिछाकर उनके कपड़े रख दिया करेगी, दीवार में कीले गाड़कर उन पर तख्ते रखकर उनकी किताबें भी सजा देगी, कंबल बिछाकर वह सोने का प्रबंध कर देगी, उनके रंग नई नई हांडियों में सजोकर रख देगी। तो ऐसे समय में महादेवी वर्मा को लगता है कि वह जाना तो चाहती है गांव, लेकिन उनके बिना जाना उसके लिए असंभव है। तो महादेवी वर्मा इस बात को टालने के लिए कहती हैं कि मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया ही नहीं है। तब भक्तिन ने जो उत्तर दिया उससे महादेवी वर्मा विस्मित हो जाती हैं। परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और अपना पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताती है कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। और फिर लड़ाई तो अमर है नहीं, जैसे ही टल जाएगी हम वापस यहाँ आ जाएंगे। भक्तिन को अपने पैसे से कंजूसी की हद तक मोह था, परंतु लेखिका के मोह के लिए वह उसका भी परित्याग करने के लिए तैयार हो जाती है। भक्तिन जेल जाने से वैसे ही डरती है जैसे कोई मृत्यु लोक जाने से डरता है। तब भी जेल में भी वह महादेवी का साथ चाहती थी कि यदि महादेवी को आंदोलन के दौरान जाना पड़े जेल तो वह भी जाएगी। तभी चुपचाप उनसे पूछने लगती है कि वह अपनी कैद धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे वहां लेखिका को लज्जित ना होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले कि वहां लेखिका को कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों, आपने देखा कि भक्तिन और लेखिका के बीच ये संबंध बहुत आत्मीय था। भक्तिन को लेखिका अपने घर में उतना ही स्थान देती है जितना कि आंगन में बारी बारी से अंधेरे उजाले का आना, फूलों का खिलना। ऐसे मानवीय संबंध समाज में रिश्तों की नई परिभाषा गढ़ते हैं। और अभी मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हमने ये पढ़ा कि विधवा हो जाने के बाद भक्तिन अपना सिर मुंडवा लेती है। तो स्त्री का सिर मुंडवाना या उस स्त्री को किसी भी शुभ काम में शामिल ना करना क्या पितृसत्ता सूचक नहीं है? और ऐसा क्यों किया जाता है उनके साथ? आप कक्षा में इस पर भी चर्चा करें। किसी स्त्री के केश सिर्फ इसलिए मुंडवा देना, उसका सिर इसलिए मुंडवा देना कि वह खूबसूरत ना लगे, उसकी तरफ कोई पुरुष आकर्षित ना हो पाए, वह जीवन पूरा उसका अभिशप्त हो जाए, तो इन पर भी चर्चा करने की बहुत आवश्यकता है। अब हम देख लेते हैं इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को। तुम पचय यानी तुम लोगों से, दुर्वह जिसे ढोना कठिन हो, जिसे वहन करना कठिन हो, अलगौजा यानी बंटवारा, नहर मायका को कहते हैं, विधात्री जन्म देने वाली माँ, पुरखिन एक बुजुर्ग महिला के लिए कह सकते हैं, राब गन्ने का पका हुआ गाढ़ा रस, दुर्लंघ्य जिसे पार करना कठिन हो, तुषारपात ओले बरसाना, हत बुद्धि
जिसकी बुद्धि या विचारने की शक्ति मारी गई हो रहा, हरे अनाज को आग पर भून देना। जेठौत यानी जेठ का पुत्र। अजिया ससुर पति का दादा। और इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा की लेखनी की अगर बात की जाए तो उनके रेखा चित्र आज जिस शिखर पर खड़े हैं उन्हें छूने वाला आसपास कोई नजर नहीं आता। एक महादेवी ही है जिन्होंने गद्य में भी कविता के मर्म की अनुभूति कराई है। प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आज का यह पाठ आपको बहुत पसंद आया होगा, जिसने स्त्री विमर्श के इतने सारे मुद्दों को एक साथ उठाया। और इन सभी मुद्दों के अतिरिक्त अगर और भी स्त्री विमर्श के आपको कई मायने नज़र आते हैं, कई मुद्दे नज़र आते हैं, तो अपनी कक्षा में अपनी शिक्षिका शिक्षक के साथ, अपने सहपाठियों के साथ उन पर अवश्य चर्चा करें और ये भी चर्चा करें कि किस तरीके से हम समाज को लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त कर सकते हैं और स्त्री हो या पुरुष सभी मनुष्य के लिए समान धरातल पर ला सकते हैं। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।